एग्जाम में बस अब ये लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मन ही मन बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा कि भैया जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तब क्या स्पीड चेंज होगा? हाँ, रेयर से डेंसर जा रहा है, स्पीड तो डिक्रीज होगा। तो भैया लाइट ने बेंड क्यों नहीं किया? देखिए यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है। जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है रेयर से डेंसर, स्पीड इज चेंजिंग, बट डज लाइट बेंड? लाइट इज नॉट बेंडिंग। आपने तो यहाँ पे क्या बोला है कि बेंडिंग का रीजन चेंज इन स्पीड है। अगर आप मनी मन ऐसा फिट कर लो कि बेंडिंग का रीजन चेंज इन स्पीड है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में तो स्पीड चेंज हो रहा है, तब लाइट बेंड क्यों नहीं कर रहा? ये डाउट आपका माइंड में आ जाएगा। तो वैसे बेंडिंग का रीजन चेंज इन स्पीड है, वैसे फिक्स नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शौहार्दो। वी आर कंटिन्यूइंग विद द मिसकंसेप्शन सीरीज ऑन रिफ्रैक्शन एंड हमने एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो रिलीज किया था लास्ट टाइम, दैट इज जो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है, दैट इज इटसेल्फ अ मिसकंसेप्शन। मेनी टीचर्स एंड ऑथर्स पॉपुलरली बिलीव दैट द बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन, बट हमने ये डिटेल में समझा था कि दैट इज नॉट ट्रू। बेंडिंग ऑफ लाइट इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू बेंडिंग। बेंडिंग रिफ्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? हमने क्या समझा था? रिफ्रैक्शन का मतलब है चेंज इन मीडियम। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैंने पहले आप वो वीडियो देख लो तो आपको थोड़ा क्लैरिटी होगा। सो लाइट का बेंड करना रिफ्रैक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस है। रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, कभी कभी तो बेंड करता है, कभी कभी बेंड नहीं भी करता है। रिफ्रैक्शन का मतलब मीडियम का चेंज होना, एंड बेंडिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के टाइम पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। आज के वीडियो में हम वही देखना चाहते हैं कि कब बेंड करेगा, कब नहीं करेगा, एंड क्यों बेंड करेगा। पहली बात, हम जो ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे हैं अप टू क्लास 10, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज कंसर्न्ड विद स्टडीइंग द फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। मतलब हमने रिफ्लेक्शन स्टडी किया, रिफ्रैक्शन स्टडी किया, डिस्पर्शन स्टडी करेंगे। हम सिर्फ लाइट के कॉमन फिनोमेना स्टडी करना चाहते हैं। अच्छा, लाइट ने ऐसा फिनोमेना शो किया। There is another branch of optics which is known as wave optics, and wave optics is concerned, उसका पर्पस ही है, उसका स्कोप ऐसा है, is concerned with studying about the deeper questions, that what is light made up of, is it a particle or is it a wave, why does light show a particular kind of phenomena। रिफ्लेक्शन हुआ, बट रिफ्लेक्शन हुआ क्यों? ऐसा क्या हुआ? लाइट आके किसी सरफेस में गिरा, सरफेस के साथ उसने ऐसा क्या किया कि वो रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट बेंड हो गया। तो इन रियलिटी उधर एक्चुअली में क्या हुआ कि लाइट को बेंड होना पड़ा। सो दैट इज वेव ऑप्टिक्स, जो कि क्लास 12 में थोड़ा सा है, एंड देन हायर क्लासेस में वो और ज्यादा रहते हैं। हम वेव ऑप्टिक्स के किसी भी थ्योरी से, देखिए वेव ऑप्टिक्स में जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, काफी सक्सेसफुल थ्योरीज है, जैसे कि हाइजेंस थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है वेव फ्रंट के कंसेप्ट से। हम वो सब बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे होम टाउन में ऐसा एक टीचर है जो स्टूडेंट्स को ये हाइजेंस थ्योरी, फिर मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऊपर से बता के, उसको खुद ठीक से नहीं आता, ऊपर से बता के एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में डाल देते हैं। फिर एक इतना सिंपल चीज वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। उसका एक अलग पर्पस है, जब आपके स्कोप में आएगा तब आपको वो बता दिया जाएगा। वो जानने में कोई बुराई नहीं है, बट हम ऊपर से नहीं जान सकते। When the time will be right, you will deep dive into those theories, and those theories will explain the same thing in different way. हम अप टू क्लास 10 लाइट को पार्टिकल मान के कोई थ्योरी नहीं दे सकते, लाइट को वेव मान के कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। When you are studying geometrical optics, you are supposed to treat light as a ray, and इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम प्योरली स्नेल्स लॉ के बेसिस में देना चाहते हैं। बोथ दोस थ्योरीज, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन लगा के आप पार्टिकल थ्योरी अज्यूम करके दे सकते हो आंसर, पूरा करेक्ट, एंड वेव थ्योरी अज्यूम करके हाइजेंस थ्योरी से आंसर दे सकते हो, दैट इज आल्सो करेक्ट, एंड दिस इज आल्सो इक्वली करेक्ट। दीज आर द थ्री डिफरेंट अप्रोचेस टू आंसर द सेम क्वेश्चन। हम थोड़ा सा फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच यूज करने वाले, हम ऐसा समझने वाले कि अगर लाइट एक ह्यूमन बीइंग होता तो उसके मन में ऐसा क्या चल रहा होता, या फिर जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, जिसने यूनिवर्स को बनाया, अगर ऐसा क्रिएटर है भी, तो क्या चल रहा था उसके माइंड में। जो ये एजेंट्स ऑफ नेचर है वो क्यों एक पर्टिकुलर काइंड में बिहेव करते हैं, लाइट क्यों कभी कभी बेंड करता है, कभी कभी बेंड नहीं करता है। सो ये हम एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यूजिंग स्नेल्स लॉ समझने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। सो सबसे पहले आपको स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उससे पहले ना मैं दो चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, साइड बाय साइड दो चीजें चल रहे थे। एक तो डच मैथमेटिशियन था स्नेल, एंड एक दिस अनदर साइंटिस्ट हु इज फॉर्मैट। अब स्नेल जो साइंटिस्ट था, डच मैथमेटिशियन था, ही वाज स्टडीइंग द रिलेशन बिटवीन एंगल I एंड एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो स्नेल ने क्या किया, सो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए उसने डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है तब ये R1 है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है तब ये R2 है। मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये 45 है, जस्ट रैंडम वैल्यूज ले लो। जब ये 60 डिग्री है तो ये 56 डिग्री है। ऐसे ऐसे उसने नोट किया। फिर इसके बेसिस में, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटली ही कंक्लूडेड, और कुछ नहीं किया। स्नेल ने डेटा स्टडी करके, बाय स्टडिंग डेटा एंड मे बी डूइंग सम कैलकुलेशंस,
he concluded on the basis of experiments that mu2 by mu1 is sin I by sin r. So his purpose was to find the relation between angle of incidence and angle of refraction, and he concluded that the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of media, and that is refractiveness of second medium with respect to first medium. अगर हम साइड चेंज करें, so this is mu1 into sin I and mu2 into sin r. So this is, ऐसा लिख सकते हैं इसको, mu1 sin I, mu2 sin r, and this is popularly known as Snell's law. Now फॉर्मेट क्या कर रहा था, हम फॉर्मेट का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? सो फॉर्मेट वाज अ साइंटिस्ट जो कि ही वाज वंडरिंग दैट व्हाई डज लाइट बिहेव द वे इट डज. लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है तो लाइट का बिहेवियर क्या रहता है. सो फॉर्मेट वाज अ साइंटिस्ट हु वाज वंडरिंग दैट व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, या फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए वन मीडियम टू अनदर, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. लाइट एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में जा रहा है, वो वाया रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, वाया रिफ्रैक्शन भी हो सकता है. मान लीजिए कि ये मेरा प्लेन मिरर है, सो लाइट यहां पे आके स्ट्राइक किया एंड यहां पे चला गया. सो बेसिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है, डायरेक्टली जा रहा है वाया रिफ्लेक्शन. तो अगर लाइट यहां पे आके स्ट्राइक करेगा तो यहां पहुंच जाएगा, अगर यहां पे आके स्ट्राइक करेगा तो इधर आएगा. तो मतलब लाइट को, अगर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है तो या तो लाइट इधर स्ट्राइक करके इधर जा सकता है या फिर इधर स्ट्राइक करके इधर जा सकता है. मतलब लाइट के पास पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स. इन सारे रास्तों में से लाइट कौन सा रास्ता लेगा, फॉर्मेट ये सोच रहा था. ये तो मैंने रिफ्लेक्शन का दिया. अगर आप रिफ्रैक्शन की बात करो, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, तो यहां स्ट्राइक करके कैसे जा सकता है, यहां स्ट्राइक करके कैसे जा सकता है, यहां स्ट्राइक करके कैसे, यहां स्ट्राइक करके कुछ भी हो सकता है. मतलब लाइट अगर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में जाना चाहता है वाया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो लाइट के पास इनफाइनाइट रास्ते हैं. इन सारे रास्तों में से लाइट कौन सा रास्ता लेगा, वो फॉर्मेट ही वाज वंडरिंग अबाउट दैट, एंड फॉर्मेट कंक्लूडेड दैट लाइट विल टेक दैट पाथ. सो व्हेनेवर लाइट वांट्स टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, व्हेनेवर, ये समझना जरूरी है, लाइट वांट्स टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट चूजेस दैट पाथ, इट चूजेस दैट path which requires least time to cover. लाइट को अगर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में जाना है तो लाइट वो वाला रास्ता चूज करेगा जिसको कवर करने के लिए कम से कम टाइम लगे, एंड इसी को बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल या फिर द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम. एंड इस प्रिंसिपल को यूज करके बाय यूजिंग दिस अगर हम लाइट का जो पाथ है उसको कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली. स्नेल ने ये रिलेशन दिया था एक्सपेरिमेंटली, सुनिए, इसलिए बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, ये पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. फॉर्मेट ने ये इंट्यूशन ये सोचा था. जब फॉर्मेट ने ये थॉट मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया कि भैया अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, सपोज रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में जाना है तो कौन सा रास्ता लेगा, ये कौन सा रास्ता लेगा ये डिसाइड करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का हेल्प चाहिए. एंड क्लास 11-12 में कैलकुलस में एक कंसेप्ट होता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा मिनिमा यूज करके, बहुत ही सिंपल 11-12 का मैथमेटिक्स यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस. अगर हम ये थॉट यूज करें, दिस थॉट प्लस सम सिंपल मैथ्स, जो कि हम नहीं कर सकते यहां पे क्योंकि मैं मान रहा हूं कि आप क्लास 10 में हो, अगर हम यूज करें तो हम इस इक्वेशन में रीच कर सकते हैं. मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं. When we say Snell's law, then the Dutch mathematician Snell obtained this expression experimentally. This is a law. A law is a universal reality of nature. It's a reality. वो सच है. लॉ तो लॉ है, इसमें ना तो कोई फ्लॉ है. फॉर्मेट ने जो बोला था ये लॉ नहीं है, इसलिए मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूं. साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनको एक थॉट आता है एंड फिर बोलते हैं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए. अगर सपोज मैंने बोला दैट my father wakes up in the morning, my father wakes up at 5 in the morning, so this statement is a hypothesis. Hypothesis मतलब this is true until proved false. If I say my father wakes up at 5 in the morning, so people have to consider this true unless my father proves them to be wrong, unless he wakes up at 10. So similarly format, he proposed something, he said that this is it, and अगर किसी ने इसको गलत साबित कर दिया तब इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा. A hypothesis is something that is true unless proven false. So that was Fermat's hypothesis.
When he applied this hypothesis, he reached this equation. So this equation, Snell's reached this equation experimentally. Later on, Fermat reached this equation mathematically. So that is the reason there's a very famous question, prove Snell's law using Fermat's principle. मेरे खुद के YouTube चैनल में वीडियो है, अगर आप 11th and 12th के स्टूडेंट्स हो तो सर्च करो मेरे चैनल में कि प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ यूजिंग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। ये जो सिंपल मैथ्स मैंने यहाँ पे बस लिख दिया, अभी डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी डिराइव्ड है, बहुत ही सिंपल है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स ना देखे, डिफरेंशिएशन में समझ में नहीं आएगा। सो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन, आई कॉल दिस इक्वेशन एज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ लाइट, एज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ लाइट, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं द पाथ डिसाइडिंग इक्वेशन ऑफ लाइट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूं इन सब को मिटा के। देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर देंगे, अगर ये वीडियो 40 मिनट का भी बने तो आई विल सजेस्ट यू आप पूरा देखो। एक बार लाइफ में 40 मिनट इन्वेस्ट कर देंगे, जिंदगी में ये सोचना नहीं पड़ेगा। ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन है μ1 sin i is μ2 sin r, ये कैसे आया? हाउ डिड दिस कम इनटू द पिक्चर? स्नेल्स ने इसको डिराइव किया। हाउ डिड स्नेल्स ऑब्टेन दिस? स्नेल्स ने डिराइव नहीं किया, स्नेल्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन किया, एंड जिसका एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, दैट मींस दिस इज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स। इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। फर्मैट रीच्ड दिस इक्वेशन बाय इंट्यूशन प्लस मैथ्स। अगर ये इंट्यूशन गलत होता तो यहां पे पहुंच ही नहीं पाता। अगर मैं बोलता हूं दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, दिस इक्वेशन इज द अल्टीमेट ट्रूथ, तो फर्मैट ने क्या बोला कि लाइट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना चाहता है तो वो वाला रास्ता चूज करेगा जिसको कवर करने के लिए उसको कम से कम टाइम लगे। ये जैसे उसने बोला, फिर उसके इसी के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर मैथमेटिक्स इंपोज किया, तो ये वाला इक्वेशन अपीयर हो गया। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं एंड कुछ बोल के उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूं, उसके बाद मुझे एक ट्रूथफुल इक्वेशन मिला, एक ऐसा चीज मिला जो कि 100% ट्रू है। ये तो 100% ट्रू है, क्योंकि क्यों 100% ट्रू है? क्योंकि स्नेल्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इसका मतलब ये इंट्यूशन करेक्ट है। इसका मतलब लाइट सच्चे में जब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट में जाना चाहता है, तब वो वाला रास्ता चूज करता है जिसको कवर करने के लिए उसको कम से कम टाइम लगे। इसी इंट्यूशन के बेसिस में एंड इस इक्वेशन के बेसिस में हम ये शो करने वाले हैं कि बेंडिंग का रीजन क्या है। तो अभी तो मैंने बस बैकग्राउंड सेट किया है, एंड मैं इस इक्वेशन को पाथ डिसाइडिंग इक्वेशन क्यों बोलता हूं? क्योंकि फॉर्मेट तो वही निकालना चाह रहा था कि लाइट का बिहेवियर क्या है जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है। सो जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स it has to obey μ1 sin i is μ2 sin r। तो आप ना μ1 sin i μ2 sin r को स्नेल्स लॉ से सिर्फ याद मत रखो। दिस इक्वेशन इज द पाथ डिसाइडिंग इक्वेशन ऑफ लाइट। ये सिर्फ रिफ्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर रिफ्लेक्शन। ये तो वो चीज डिसाइड करता है कि दिस इज द पाथ डिसाइडिंग इक्वेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है तो ये इक्वेशन ओबे करना चाहिए उसको। मैं इसको प्रूव करता हूं अभी आपको। चलिए, हम इसको पार्ट डिसाइडिंग क्यों बोल रहे हैं, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन में आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन का रीजन देखिए, मैंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला कि दिस इज वैलिड इवन फॉर, लोग को लगता है कि ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। हाँ है, क्योंकि स्नेल्स ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के टाइम इसको डिराइव किया था। डजंट मीन कि ये रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड नहीं। अभी देखिए, सपोज एक लाइट यहां से ऐसे उसने स्ट्राइक किया, ये मेरा एट सम एंगल थीटा, और रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द इंटरफेस। देखिए, रे ऑफ लाइट ए बी स्ट्राइक्स द इंटरफेस। अब वो किधर जाएगा? क्या वो ऐसे जाएगा, मतलब क्या एंगल इतना होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा? कौन सा उसका रास्ता होगा? रास्ता नंबर 1, 2 एंड 3 कौन सा होगा? ये हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं। देखिए, इस इक्वेशन को यहां पे अप्लाई करते हैं। μ1 sin i is μ2 sin r। अच्छा, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है। तो रे ऑफ लाइट तो इस मीडियम से आ रही है, मान लीजिए एयर है, तो μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ i, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? थीटा। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इनटू व्हिच रे ऑफ लाइट फाइनली जा रही है। रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में जा रही है क्योंकि रिफ्लेक्शन है। सो μ2 का वैल्यू भी कितना होगा? एंड ये साइन r का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। 1 and 1 तो गया। सो क्या आ रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन r। सो r का वैल्यू क्या आ रहा है? थीटा। अगर साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ सम अदर एंगल, r इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब लाइट अगर थीटा एंगल में स्ट्राइक करेगा, उसको रिफ्लेक्ट भी कितना होना चाहिए? थीटा एंगल में। तो वो वाला रास्ता लेगा। क्या पता चला इससे? लाइट विल टेक दैट पाथ जिस रास्ते का नॉर्मल से एंगल कितना है? थीटा। इसी को तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? देखिए, अगर लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, एंगल आई
एंड ऐसे जा रहा है एंगल आर। सो लोग क्या बोलते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या किसी ने आपको कभी प्रूफ करके दिया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर? नहीं। हम करते क्या लगाते, म्यू वन साइन है, मान लीजिए कि ये वाटर है या फिर कोई भी मीडियम मान लो ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, ऐसे मान लो। चलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। चलिए लगाते, म्यू वन साइन आई इज म्यू टू साइन आर। म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिससे रे आ रही है, रे तो म्यू वन से आ रही है, साइन एंगल कितना है आई, म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिसमें रे फाइनली जा रही है, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में जा रही है, तो ये भी म्यू वन, ये साइन आर, म्यू वन कट गया। सो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। ऐसा नहीं है कि साइन साइन भी कट गया, साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ सम अदर एंगल, तभी हो सकता है। साइन अगर सपोज आई का वैल्यू 30 है तो आर का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 30, वरना तो इक्वल नहीं होगा ना बोथ साइड में। सो आई इज इक्वल टू आर। इसको लॉ ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे आया, हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो सिर्फ पर्पस इतना था कि मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि लाइट अगर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में जा रहा है रिफ्लेक्ट करके या मीडियम चेंज करके, जो भी हो, ये वो इक्वेशन है जो कि पाथ डिसाइड करेगा, लाइट कौन सा रास्ता लेगा इस इक्वेशन से डिसाइड होगा। ये प्योर मैथमेटिक्स है। तो ये इक्वेशन ट्रू है, ये इक्वेशन को हमने इंट्यूटिवली समझा, स्नेल ने ये इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया। एंड अब हम हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें आते हैं। अभी हमने सिर्फ स्टेज एस्टैब्लिश किया, मैंने आपका बेसिक्स क्लियर किया, वो फाउंडेशन मैंने ले किया कि आपको पहले समझ में आ जाए कि स्नेल्स लॉ का इंट्यूटिव मीनिंग क्या है। एंड अब हम देखते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आफ्टर ऑल दिस हम देखते हैं फाइनली कि जो कॉज ऑफ बेंडिंग है, जो इस वीडियो का टॉपिक है, कॉज ऑफ बेंडिंग, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्नेल्स लॉ। एंड स्नेल्स लॉ के पीछे का जो इंट्यूशन है, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, उसके बेसिस में हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर से हम 4 सिचुएशंस ले लेते हैं। सपोज अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर कैसा मीडियम है, एयर तो रेयर मीडियम है, एंड वाटर डेंसर मीडियम है, एंड इट इज इंसिडेंट ओब्लिकली, ऐसे ओब्लिकली आके गिरा। दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मैं नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं, एंड दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यहाँ पे ये इंटरफेस नहीं होता तो क्या ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चला जाता? बिल्कुल। अब फाइनली रे ऑफ लाइट विल इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यही हमें पता करना है। और विल इट बेंड एट ऑल, तो आपने तो रट रखा होगा कि रे ऑफ लाइट इस सिचुएशन में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, बट उसी को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। हमें पता है कि जो पाथ डिसाइडिंग इक्वेशन ऑफ लाइट है, मतलब रे ऑफ लाइट इधर बेंड करेगा या इधर बेंड करेगा या बेंड नहीं करेगा, वो किस चीज से डिसाइड होगा, वो तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर से डिसाइड होगा। एंड क्यों इस चीज से डिसाइड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लाइट का बेंड होने का जो रीजन है, दैट इज that from one point to another light wants to take that path जिसको कवर करने के लिए उसको कम से कम टाइम लगे, एंड वो कौन सा पाथ होगा that will be decided by this equation। अब यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू मान लेते हैं। आप खुद बताइए आउट ऑफ म्यू वन एंड म्यू टू विच इज ग्रेटर। ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का, सो आई कैन से म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। तो यहां पे देखिए म्यू वन इंटू समथिंग इज म्यू टू इंटू समथिंग। यहां से देख सकते हैं कि म्यू वन इज स्मॉलर एंड म्यू टू इज ग्रेटर। तो दोनों साइड में समथिंग इंटू समथिंग इज समथिंग इंटू समथिंग, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। नाउ दिस इज स्मॉलर, सो ये जो साइन आई है दिस हैज टू बी लार्ज, दिस हैज टू बी ग्रेटर। सो स्मॉलर, अगर ये भी स्मॉलर हो गया, सपोज साइन आई भी स्मॉलर है एंड ये ग्रेटर हो गया, सो स्मॉलर इंटू स्मॉलर, टू स्मॉलर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई करके टू ग्रेटर क्वांटिटीज कभी नहीं पा सकते। थोड़ा सा सोचिए, अगर म्यू वन का वैल्यू छोटा है एंड म्यू टू का वैल्यू ज्यादा है, तो साइन आई का वैल्यू दिस हैज टू बी ग्रेटर एंड दिस हैज टू बी लेसर। मैं ऐसे समझा रहा हूं, मैं ऐसे भी समझा सकता था कि अगर म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है, सो म्यू टू बाई म्यू वन इज ग्रेटर देन वन। अगर म्यू वन को इस साइड में ले आए, मतलब बोथ साइड में अगर म्यू वन से डिवाइड करें, म्यू टू बाई म्यू वन का मतलब क्या, म्यू टू बाई म्यू वन का मतलब साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर ग्रेटर देन वन, इसका मतलब साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। ऐसे भी सोच सकते थे, पर वैसे नहीं सोच रहे। अगर म्यू टू इज ग्रेटर एंड म्यू वन इज स्मॉलर, so this into this should give me this into this. That is only possible if this is greater and this is smaller. So since mu 2 is greater than mu 1, so greater, this should be small and this should be large. Therefore sin I should be greater than sin R, and sin of a particular angle is greater than sin of some other angle. That means I is greater than R. I को greater होना है, R को less होना है। वो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब वो, अगर वो इधर चला जाएगा तो R तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा आर तो इतना होगा, तो उसको क्या करना है, उसको टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करना है। सो देखिए आई ज्यादा है, आर स्मॉल है, दैट मींस इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया आपको बेंडिंग का रीजन? लाइट ने क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया? लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल टू बी कंसिस्टेंट विद स्नेल्स लॉ, क्योंकि लाइट को स्नेल्स लॉ को ओबे करना है। एंड लाइट को स्नेल्स लॉ को क्यों ओबे करना है? क्योंकि स्नेल्स लॉ इज दैट लॉ that intuitively means that light is taking that path which requires least amount of time to cover. I hope this situation is clear.
Let us look at the next situation. Let's see what happens if light will move from a denser medium, let's say water, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, to air, जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, and it is incident obliquely ऐसे. This is my angle of incidence. अगर लाइट बेंड नहीं करता तो स्ट्रेट चला जाता. अब देखते हैं कि क्या होगा. लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय व्हाट, μ1 sin I is equal to μ2 sin R. अब in this situation, this is the denser medium, this is the rarer medium. That means μ1 is greater than μ2. ये जो μ1 है ये greater है and μ2 जो है वो lesser है, smaller है. That is smaller. So greater into greater can never be. अगर मैं बोलूँ कि ये भी greater है and ये smaller है, so greater into greater cannot get smaller into smaller. If μ1 is greater than μ2, then sin I has to be lesser than this, has to be lesser and this has to be greater. फिर ना पॉसिबल है. देखिए, greater into smaller, greater into lesser, greater into smaller is smaller into greater. बोथ साइड में दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना होगा ना. अगर a into b is c into d है, अगर a मैंने बोला कि एक छोटा क्वांटिटी है एंड c एक छोटा क्वांटिटी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि b एक छोटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सपोज अच्छा a एक छोटा क्वांटिटी है एंड दिस इज ग्रेटर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल दैट दिस इज आल्सो स्मॉल एंड दिस इज आल्सो ग्रेट. ऐसा नहीं हो सकता. मतलब दो स्मॉल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके दो बड़े क्वांटिटीज कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकते. क्या 2 into 3 होके क्या 4 into 5 हो सकते हैं? नहीं, कभी इक्वल नहीं है. ये साइज छोटा हो जाएगा. तो अगर दिस इज ग्रेटर देन दिस हैज टू बी स्मॉलर, दिस इज ग्रेटर दिस इज स्मॉलर, सो दिस इज स्मॉलर दिस इज ग्रेटर. सो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? साइन आई इज लेस देन साइन आर, एंड व्हेन साइन ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल इज लेस देन साइन ऑफ सम अदर एंगल, दैट मींस आई इज लेस देन आर. एंड आई को अगर आर से छोटा होना है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखिए आर इतना ज्यादा है, सो आर इज ग्रेटर देन आई, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. फिर से किसी ने पूछा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों किया? टू बी कंसिस्टेंट विथ Snell's law. To be consistent with Snell's law. And why should it be consistent with Snell's law? Because intuitively that means taking that path which requires the least amount of time. Let's look at the third situation. I hope ये clear हो गया होगा. चलिए थर्ड सिचुएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को समझ में नहीं आता. चलिए देखते हैं थर्ड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन, a ray of light is moving from a rarer medium to a denser medium, let's say, and it is incident normally. ऐसे आके गिरा normally. So this is the point of incidence. इस पॉइंट में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा? 0 डिग्री. अब क्या होगा? क्या लाइट अब इधर बेंड करेगा या लाइट इधर बेंड करेगा या लाइट स्ट्रेट चला जाएगा? क्या होगा? क्या होगा? उसको पता करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? फिर से स्नेल्स लॉ. Many teachers believe that Snell's law is not applicable for this situation. That's a misconception. Snell's law is perfectly valid. फिर से यूज करते हैं. μ1 sin I, μ2 sin R. अब मुझे बताइए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. μ1 का वैल्यू कितना है हमें तो पता नहीं, कोई भी मीडियम हो सकता है. μ1 इनटू साइन आई का वैल्यू कितना है? साइन 0 इज μ2, डेंसर को पता नहीं कौन सा मीडियम है, μ2 इनटू साइन आर. सो दिस इज μ1 इनटू साइन 0 मतलब 0 इज μ2 इनटू साइन आर. लुक एट दिस, μ2 इनटू साइन आर इज 0. द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज 0. दैट इज ओनली पॉसिबल when either of them are 0 और both are 0. अगर a into b का वैल्यू 0 आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब a का वैल्यू 0 है या फिर b का वैल्यू 0 है या फिर दोनों का वैल्यू 0 है. अब अगर a into b 0 है एंड इसमें से a 0 नहीं है तो b को 0 होना ही पड़ेगा. दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट तो 0 है ना. अब a ने मना कर दिया, मैं तो 0 नहीं हो सकता, मेरे खानदान में कोई 0 नहीं है, तो b हैज टू बी 0. जैसे एक एग्जांपल देता हूं. सपोज मैं बोलता हूं कि m into v, मास into वेलोसिटी 0. क्या मास कभी 0 हो सकता? तो मास ने तो मना कर दिया, मैं तो 0 नहीं हूं. So m into v is 0 and mass cannot be 0, so v has to be 0. Similarly, μ2 into sin r is 0. Since μ2 is a refractive index, it cannot be 0. Therefore, sin r has to be 0. And when sin of a particular angle is 0, so r is equal to 0 degree. So r का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 डिग्री. एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 0 डिग्री. तो ये बेंड नहीं करेगा. ये कैसे जाएगा? This will pass undeviated. Pass undeviated. क्या इस सिचुएशन को बोलेंगे रिफ्रैक्शन? कैन वी से दैट लाइट हैज अंडरगॉन रिफ्रैक्शन? यस, लाइट हैज अंडरगॉन रिफ्रैक्शन. बिकॉज मैंने क्या बोला था? रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्शन का मीनिंग है मीडियम का चेंज होना. बेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. बेंड क्यों नहीं हुआ? स्नेल्स लॉ को अगर ओबे करना है तो बेंड नहीं होना चाहिए. एंड इंट्यूटिवली क्या मतलब है? इंट्यूटिवली तो इसका यह मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, लाइट को कम से कम, लाइट को वो पाथ लेना चाहिए जिसको कवर करने में कम से कम टाइम लगे.
और एक चीज थोड़ा इंट्यूटिवली समझो, मान लीजिए कि इस पॉइंट में लाइट ने डिसाइड किया कि मुझे बेंड करना है। सपोज लाइट एक ह्यूमन बीइंग है एंड लाइट मनी मन सोच रहे चल बेंड कर लेते, तो कौन से डायरेक्शन में बेंड करेगा लाइट? इफ लाइट हैज टू बेंड इन दिस पॉइंट, देन इन विच डायरेक्शन लाइट शुड बेंड? क्या लाइट को इस डायरेक्शन में बेंड करना चाहिए या फिर इस डायरेक्शन में बेंड करना चाहिए? मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूं, सपोज एट दिस पॉइंट लाइट डिसाइड्स दैट इट वांट्स टू बेंड बाय 5 डिग्री, सो 5 डिग्री इधर भी कर सकता है, 5 डिग्री तो इधर भी कर सकता है। एंड ये तो मैंने 2D में 2 डायरेक्शन दिखाया, जब लाइट ऐसे आके गिर रहा है नॉर्मली, सो 5 डिग्री इधर 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 इधर, ऐसे 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 इनफाइनाइट डायरेक्शंस है, एंड सारे डायरेक्शंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। Whenever a light is normally incident on the surface, and suppose light decides that it wants to bend by 5 degree, a light is normally incident on the surface and light decides that it wants to bend by 5 degree. So there are n number of directions, there are infinite number of directions that are possible and all the directions are equivalent to each other. इस केस में देखो, अगर एक ray of light ऐसे आ रहा है and it falls normally and let's say it tries to bend by 5 degree, it decides कि मैं तो 5 डिग्री बेंड करूंगा, तो 5 डिग्री वो टुवर्ड्स राइट भी कर सकता है, टुवर्ड्स लेफ्ट भी कर सकता है। दोनों में से किसको चूज करेगा? दोनों में से वो किसी को चूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइट कभी भी पार्शियल नहीं है। The agents of nature are not partial. There is no property in this direction that is not there in this direction. अगर वो इसको चूज करेगा तो ये बुरा मान जाएगा, इसको चूज करेगा तो ये बुरा मान जाएगा। अगर लाइट राइट वाले को चूज करेगा तो लेफ्ट वाला बोलेगा कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, आपने मुझे क्यों नहीं चूज किया। एंड अगर वो लेफ्ट वाला चूज करेगा तो राइट वाला बोलेगा कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। ये दोनों डायरेक्शंस या फिर यहां पे जितने भी डायरेक्शंस हैं, ऑल ऑफ देम आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, तो लाइट बेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि लाइट कैन नॉट प्रेफर, थोड़ा सा इंट्यूटिवली समझिए, लाइट कैन नॉट प्रेफर वन डायरेक्शन ओवर द अदर because both are equivalent. There is no property that is not there. There is no property that is in this direction that is not there in this. इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो इसमें नहीं है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो इसमें नहीं है। जो जब लाइट नॉर्मली आएगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को प्रेफर नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने सोचा कि भलाई तो उसी में है कि मैं सीधा चला जाऊं। तो ये बस एक इंट्यूटिव सोच है, इट्स अ सिमेट्री आर्गुमेंट। द नेचर लव सिमेट्री, नेचर कभी भी सिमेट्री डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है। मतलब नेचर ऐसे एसिमेट्रिकल नेचर शो नहीं कर सकता है कि एक को पार्शियली प्रेफर कर दिया, कोई रीजन नहीं है उधर जाने का बट फिर भी चला गया। तो नेचर हमेशा सब कुछ सिमेट्रिकली करना चाहता है। अगर इसमें ऐसा कुछ खास होता जो कि इसमें नहीं होता तो शायद उधर जाने का सोचता। गॉट इट? सो दिस इज आवर कंक्लूजन एंड दिस वाज अ स्पेशल डीलिंग ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट्स। एनीवेज, सो लेट्स कंक्लूड। सो अगर कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग, मनी मन आपको क्या सोचना चाहिए? मनी मन आपका थॉट ऐसा होना चाहिए, द कॉज ऑफ बेंडिंग इज टू बी consistent with the laws of refraction, to be consistent with the laws of refraction, that is to be consistent with Snell's law, because it intuitively means that light chooses that path which requires least amount of time to cover. So whenever light travels from one medium to another medium, light wants to take that path which requires least amount of time to cover. And how to decide that path? Using Snell's law. So light will bend जब Snell's law बोले, it will not bend जब Snell's law ना बोले। जैसे whenever light is normally incident, Snell's law is saying, Snell's law solve करके ये बोल रहा है कि I का वैल्यू अगर 0 है तो R का वैल्यू भी 0 होना चाहिए, तो लाइट ने बेंड नहीं किया। जब Snell's law ने बोला कि I greater than R होना चाहिए तब लाइट ने टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया। जब Snell's law ने बोला I less than R होना चाहिए तब लाइट ने क्या किया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया। सो दिस इज द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ Snell's law। अब ये जो रीजन है ये आपके मन में क्लियर होने के लिए तो अच्छा है, बट एग्जाम में लिखने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि योर टीचर माइट बी वेरी एडमेंट कि वो तो जो 20 साल से पढ़ाता हुआ आ रहा है, जो बुक्स में लिखा रहता है, वो जो बुक्स में लिखा रहता है रिफ्लेक्शन का रीजन या फिर बेंडिंग का रीजन चेंज इन स्पीड, दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप एग्जाम में उसको बिल्कुल लिख सकते हो, एग्जाम में कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। बट मनी मन आपको एक डाउट आएगा जो कि हम अभी कवर करने वाले, इसको पहले आप मिटा दो। अब फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो। तो काफी लंबा वीडियो हो गया है ऑलरेडी, तो लास्ट बस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम देख लेते हैं कि क्या होगा। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई कॉज ऑफ बेंडिंग पूछे तो फिर क्या होना चाहिए, उसका रीजन क्या है। देखिए हमें पता है दैट म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी।
तो अगर हम μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकाले, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई v1, अगर μ2 निकाले सो c बाई v2, देख सकते हैं म्यू एंड v आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो व्हाट इज μ2 बाई μ1? μ2 बाई μ1 यहाँ से आता है v1 बाई v2, एंड μ2 बाई μ1 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ इज sin i बाई sin r। ठीक है, अब तो स्नेल्स लॉ का एक दूसरा फॉर्म मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि sin i बाई sin r इज v1 बाई v2, इज v1 बाई v2। ठीक है, अब देखना हाँ, अच्छा सपोज रे ऑफ लाइट, इसको याद रख के फिर देखना। सपोज रे ऑफ लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। सपोज रेयर मीडियम में उसका स्पीड है v1 एंड डेंसर मीडियम में स्पीड है v2। अब आप खुद मुझे बताइए आउट ऑफ v1 एंड v2 कौन ज्यादा कौन कम? रेयर मीडियम मतलब स्पीड ज्यादा, डेंसर मीडियम मतलब स्पीड कम, सो v1 इज ग्रेटर देन v2, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं बोथ साइड v2 से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। सो v1 बाई v2 ग्रेटर देन v2 बाई v2 कितना आ जाएगा? 1। v1 बाई v2 की जगह क्या लिख सकते हैं? sin i बाई sin r, sin i बाई sin r ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स sin i ग्रेटर देन sin r। अगर sin r को इधर ले गया दैट मीन्स i ग्रेटर देन r, मतलब i को ज्यादा होना है, r को स्मॉल होना है, दैट मीन्स इट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, स्पीड क्या हो रहा है? स्पीड तो डिक्रीज हो रहा है, एंड क्योंकि v1 ग्रेटर देन v2 है, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो v1 greater than v2 है, तो v1 by v2 is greater than 1, that means sin i by sin is greater than 1, I is greater than r. So we can say that whenever a ray of light travels from one transparent medium to another, its speed changes due to which light bends. आप उल्टा वाला केस भी देख लो, जब लाइट डेंसर से रेयर आ रहा है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है, दिस इज μ1 एंड यहाँ पे मान ले स्पीड है v1 एंड यहाँ पे स्पीड है v2। सो वो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है, अब क्या होगा? अगर बेंड नहीं करेगा तो स्ट्रेट जाएगा। सो v2 इज रेयर मीडियम का स्पीड, v1 इज डेंसर मीडियम का स्पीड, यहाँ पे v1 इज लेस देन v2, तो v2 को इधर ले आए तो v1 बाई v2 इज लेस देन 1। व्हाट इज v1 बाई v2? v1 बाई v2 इज sin i बाई sin r इज लेस देन 1, दैट मीन्स sin i इज लेस देन sin r, दैट मीन्स i इज लेस देन r, i इज लेस देन r। तो क्योंकि i इज लेस देन r, सो वी कैन से दैट r ज्यादा है, i कम है, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट ये जो रीजनिंग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ओब्लिक इंसिडेंस, ओनली फॉर ओब्लिक इंसिडेंस आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल इंसिडेंस में मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग, सो द कॉज ऑफ बेंडिंग इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ, इसलिए आई ग्रेटर देन आर, यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ, इसलिए आई लेस देन आर। सो रेयर से डेंसर जा रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर से रेयर जा रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब ओब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि अगर हम ये बोल दें कि चेंज इन स्पीड इज द कॉज ऑफ बेंडिंग, तो जब लाइट नॉर्मली आके गिर रहा है तब भी तो स्पीड चेंज हो रहा है, तब क्यों नहीं बेंड कर रहा है? यही तो आपका कंफ्यूजन है। बुक्स में क्या लिखा रहता है? अकॉर्डिंग टू बुक्स व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू बुक्स व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग। सो अकॉर्डिंग टू बुक्स द कॉज ऑफ बेंडिंग इज द, आप सिर्फ एग्जाम में लिख दोगे द कॉज ऑफ बेंडिंग इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज लाइट ट्रेवल्स, सिर्फ एक लाइन ऐड कर दो, ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एग्जाम में बस अब ये लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मन बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा कि भैया जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तब क्या स्पीड चेंज होगा? हाँ, रेयर से डेंसर जा रहा है, स्पीड तो डिक्रीज होगा, तो भैया लाइट ने बेंड क्यों नहीं किया? देखिए यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है, जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है रेयर से डेंसर, स्पीड is changing but does light bend? Light is not bending। आपने तो यहाँ पे क्या बोला है कि बेंडिंग का रीजन चेंज इन स्पीड है। अगर आप मन ऐसा फिट कर लो कि बेंडिंग का रीजन चेंज इन स्पीड है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में तो स्पीड चेंज हो रहा है, तब लाइट बेंड क्यों नहीं कर रहा? ये डाउट आपका माइंड में आ जाएगा। तो वैसे बेंडिंग का रीजन चेंज इन स्पीड है, वैसे फिक्स नहीं करना चाहिए एग्जाम के लिए। हाँ, जब लाइट ओब्लिकली इंसिडेंट कर रहा है तब ऐसा बोल सकते हो कि चेंज इन स्पीड इज द रीजन। बट मैंने जो आपको कहा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, लाइट बेंड करेगा या नहीं करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? स्नेल्स लॉ। सो व्हाई डज लाइट बेंड when it travels from one medium to another medium? In order to be consistent with the path deciding equation of light, that is the Snell's law, and that's intuitively, which means Fermat's principle। बहुत ही लंबा वीडियो था, बट आई होप फाइनली इस जन्म के लिए आपका रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन एंड कॉज ऑफ बेंडिंग आपके मेंटल हेल्थ के लिए एंड मेंटली फिक्स करने के लिए बिल्कुल ठीक है, एंड कोई मिसकंसेप्शन अब नहीं आना चाहिए। एक लाइन है कि जैसा देश वैसा भेष, एग्जाम में पूछा जाए तो ये बस लिख देंगे एक लाइन
ओब्लिक के लिए, क्योंकि टीचर्स के साथ हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए, बट मनी मन हमें फिक्स करने के लिए यूजिंग स्नेल्स लॉ हम बिल्कुल बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जब आप लोग फिजिक्स में बीएससी करने जाओगे, वेव ऑप्टिक्स वगैरह बहुत फील आने लगेगा, तब आप हाइजेंस थ्योरी तो क्लास 12 में ही पढ़ सकते हो आप, बट मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बीएससी फिजिक्स में आपको बहुत मजा आएगा वो पढ़ने। एंड आई लीव इट टू यू, आप हायर क्लासेस में जाइए, इसको एक्सप्लोर कीजिए। एंड अगर मैं अभी कभी आपसे मिल जाऊँ मार्केट में तो मुझे समझा दीजिएगा एक बार, ठीक है? तो आई होप आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, सी यू, बाय।